इजराइल और लेबनान जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी बहुत बड़ी खबर। इजराइल ने बेरूत में अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक हवाई हमला किया। इजराइल का यह हमला बेरूत एयरपोर्ट के आसपास हुआ। इजरायली हमले में एयरपोर्ट की इमारत को किस तरह से भारी नुकसान हुआ तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपके सामने। इजरायली सेना ने बेरूत में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। सीरियल धमाकों से बेरूत एयरपोर्ट के आसपास का इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ग्राउंड बैटल में इजराइल को सबसे बड़ा, जी हां बहुत बड़ा झटका दिया है। दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान इजराइल के 5 जवानों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा सैनिक जख्मी तक हो गए। आईडीएफ ने घायल सैनिकों को फ्रंट से निकालकर दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस बीच नेतन्याहू की टेंशन विश्वासघाती मिनिस्टर ने कुछ इस तरह से बढ़ा दी है। पहले वॉर जोन में सुपर पावर का B-52 बम वर्षक आया और F-15E का स्क्वाड्रन का जंगी ट्रेलर दिखाया। ईरान युद्ध में खुल्लम खुल्ला जब जाएगा तब आएगा। अमेरिका युद्ध में कूद गया है। सुपर पावर के 2 जंगी लड़ाके इजराइल की तरफ से जंग के मैदान में परवाज भर रहे हैं। ईरान की हेकड़ी गुल करने के लिए अमेरिका ने 12 F-15 का बारूदी बेड़ा इजराइल फ्रंट पर उड़ाया है। ये जंगी जेट उड़ान ट्रैकिंग साइटों पर जॉर्डन के रास्ते में देखे गए हैं। अमेरिका से मिले फुल बैकअप के बाद इजराइल का जोश हाई है, हमले की धार तेज है। नेतन्याहू की फोन कॉल से और भड़का युद्ध। नेतन्याहू का ऐलान, सरेंडर नहीं सफाया होगा। हिजबुल्लाह चीफ बोला सरेंडर को रेडी हूं। अमेरिका में नए बॉस का ऐलान हुआ और इजराइल दोगुनी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ा। पहले से कहीं धुआंधार अंदाज में नेतन्याहू आर्मी ने 2 फ्रंट पर धावा बोल दिया है। गजा और लेबनान के बारूदी बैटल ग्राउंड में इस वक्त सिर्फ कोहराम मचा हुआ है। इजराइल ने इस युद्ध को जैसे कुछ दिन की डेडलाइन में खत्म करना तय कर लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल को जवाब दे रहे हैं, लेकिन इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हिजबुल्लाह के 120 अटैक, जवाब में इजराइल ने जला डाले 29 गांव। बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाके ढेर। बालबेक में हिजबुल्लाह के 60 फाइटर्स का खात्मा। इजराइल के 110 राउंड हमले से आया बारूदी जलजला। रॉकेट के जवाब में इजराइल मिसाइल दाग रहा है। ड्रोन हमले का जवाब इजराइल जंगी जेट से बम बरसा कर ले रहा है। लेबनान फ्रंट की बारूदी तपिश सभी हदें पार करती जा रही है। लेबनान में हर तरफ जंगी जेट से बरसते बमों के धमाके की त्रासदी छा गई है। इजराइल बेरहमी से मार रहा है। नेतन्याहू आर्मी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के जोरदार पलटवार से बेरूत जल रहा है। रात से शुरू हुए हवाई हमले कई राउंड में रह रहकर हिजबुल्लाह को झकझोरते रहे, लेकिन इजराइल का तूफानी प्रहार नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। नेतन्याहू का ऑर्डर है 120 रॉकेट अटैक का बदला जब तक पूरा नहीं होता हिजबुल्लाह पर मिसाइलें बरसती रहेंगी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि पूर्वी लेबनान के बालबेक और लिटानी नदी के करीब हिजबुल्लाह के 20 अड्डों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के एयर अटैक में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके बेमौत मारे गए हैं। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियार डिपो भी जलकर खाक में मिल गए हैं। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर डिपो भी बर्बाद हुआ है। आईडीएफ की 91 और 36वें डिवीजन ने दक्षिणी लेबनान में लड़ाका ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्राउंड बैटल में हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के साथ आईडीएफ ने बुनियादी ढांचे तबाह कर डाले हैं। My comment on this is that this is not a war in which there is justice. Walls are getting broken and homes getting destroyed. It is not a war. The war is on the ground. I mean, this is too destructive. Netanyahu is too destructive.
This is not how wars happen, not like this. Everything is wrong and victory is ours, God willing. लेबनान की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है, लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता जा रहा है, आए रोज़ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, आए रोज़ हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पे हमले किए जाते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से जहां पर भी बमबारी की जाती है, एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, वहां का पूरा एरिया जो है मुतासिर हो जाता है, तबाह हो जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें अभी तक ज़मीन बोस कर दी गई हैं, चाहे वो नबाती का एरिया हो, सैदन का एरिया हो, टियर इलाका हो या फिर दहाई का इलाका हो, बेरूत के कुछ शहरों में भी लगातार बमबारी हुई। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब लिबनान में हर तरफ से क्राइसिस पैदा हो रही हैं और हर कोई सेक्टर मुतासिर हो रहा है। तस्वीरें लेबनान के जामहौर में इजराइल के बरपाए कहर की हैं। दौड़ती गाड़ी को टारगेट बनाकर बम धमाके से परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। हमला इतना जोरदार था कि आसपास की कई गाड़ियां भी भस्म हो गईं। ऐसा ही भयावह हमला बेरूत के दक्षिण में बारजा शहर में हुआ, जहां भीषण हमला कर इजराइल ने 20 हिजबुल्ला फाइटर्स को मार गिराने का दावा किया है। वहीं बारजा अटैक में मारे गए 20 लोगों को हिजबुल्ला ने आम नागरिक बताया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन का ये ट्रेलर देखिए। दहाड़ते टैंक पूरे इलाके को रौंद चुके हैं। इन टैंकों से बरसाए बारूदी गोले ने पूरे शहर को मटियामेट कर दिया है। हिजबुल्ला फाइटर यहां आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले से परास्त हो चुके हैं। इधर हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक से इजराइल को करारा झटका लगा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट हमले में एक सैनिक की मौत हो गई। मारे गए सैनिक का नाम सार्जेंट एरियल सोसनोव है। एरियल अक्टूबर 2023 से हिजबुल्ला के साथ लड़ाई में शामिल था। सोसनोव की मौत अवीविम पर लगभग 50 रॉकेटों की बौछार के बीच हुई। इजराइल में रॉकेट अटैक के साथ नेतन्याहू ने जब से रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाया है, तब से अटैक में तेजी आई है। नए डिफेंस मिनिस्टर ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए हैं, जिसका असर वॉर जोन में साफ दिख रहा है। नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। नेतन्याहू ने गैलेंट को बर्खास्त करने की वजह उन पर विश्वास की कमी बताई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मौजूदा विदेश मंत्री कार्ड्स ही अब रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। विदेश मंत्री का जिम्मा गिदियन सार को सौंपा गया है। नेतन्याहू ने गैलेंट को जिस अंदाज में बाहर किया वो भी चौंकाने वाला था। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से रात 8 बजे गैलेंट को एक लेटर दिया गया, जिसमें लिखा था कि चिट्ठी मिलने के 48 घंटे बाद गैलेंट का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। गैलेंट पर नेतन्याहू के एक्शन से इजराइल में खलबली मची हुई है। नेतन्याहू का विरोध खुलेआम हो रहा है। 2 सालों में दूसरी बार गैलेंट को बर्खास्त करने के चलते नेतन्याहू की जमकर आलोचना हो रही है, जबकि नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी की वाजिब वजह गिनवाई है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister, claiming he'd lost trust in the man overseeing Israel's military operations amid bloody conflicts in Gaza and Lebanon. הפיטורים הללו מגיעים כתוצאה ממחלוקת על 3 נושאים. הראשון, עמידתי הנחרצת על כך שכל מי שנמצא בגיל הגיוס הינו חייב גיוס. घर का गुस्सा नेतन्याहू वॉर जोन में निकाल रहे हैं। हालांकि डबल फ्रंट पर आर पार का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुके नेतन्याहू को हिजबुल्ला चीफ ने फिर से धमकाया है। नईम कासिम ने अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने को युद्ध के लिए बेमानी बताया है। नईम कासिम ने ऐलान किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल्ला चीफ ने इजराइल को सरेंडर के लिए मजबूर करने की धमकी भी दी है। حتى نحن الآن لا نبني لا على الانتخابات الأمريكية سواء نجحت هاريس أو نجح ترامب، ما إلى قيمة بالنسبة لنا، ولا نعول على الحراك السياسي العام، ولا نعول على أنه اكتفى نتنياهو ببعض المكتسبات، لا، حنعول على الميدان. हिजबुल्ला चीफ ने यह भी दावा किया है कि फाइटर ग्रुप इजराइल को घर में घुसकर हराएंगे। नेतन्याहू से युद्ध की कीमत वसूलने की धमकी के साथ नईम कासिम ने यह भी ऐलान किया है कि ये युद्ध इजराइल कभी नहीं जीत पाएगा। حنخليه يدرك تماما أنه في الميدان خاسر وليس رابحا، وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه. अमेरिका और इजराइल को ललकार रहे नईम कासिम ईरान की बोली बोल रहे हैं। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जैसा ईरान ने बयान दिया, ठीक वही हिजबुल्ला का स्टैंड है।
यानी युद्ध का माहौल अभी और संगीन होगा। ईरान ने इजराइल से 26 अक्टूबर के बदले की तैयारी कर रखी है। अगला हमला कब और कहां होगा ये तो नहीं तय, लेकिन हमला होगा जरूर, इसकी गारंटी खामनेई ने ले रखी है, जिसके चलते अमेरिका ने अपने जंगी हथियारों की तैनाती इजराइल में तेज कर दी है। ईरान के हमले के जवाब में सुपर पावर के हथियार की विनाशकारी तबाही शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ली तो ये कई देशों का महायुद्ध बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से अगर कोई सबसे ज्यादा खौफजदा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो वो है ज़ेलेंस्की। जी हां, ज़ेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि ट्रंप पुतिन से यारी के चक्कर में यूक्रेन का कहीं सरेंडर ना करा दे। दूसरी तरफ पुतिन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन पर डबल अटैक करने में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब नेटो आखिर क्या कुछ करेगा। का डबल हमला, ट्रंप कराएंगे यूक्रेन का सरेंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं कि जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के होश उड़ गए हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 20 जनवरी 2025 को 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद से नेटो और यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नेटो और वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप जिस तरह से जीत के बाद दावा कर रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा, उससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन और नेटो रूस से जंग हारने जा रहे हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त यारी है और इस यारी की वजह से ज़ेलेंस्की को लगता है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद देना बंद कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का सरेंडर और पुतिन की शानदार जीत। दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालात ये है कि नेटो के 32 देशों से मिले हथियार, अरबों डॉलर, अमेरिका के घातक हथियार भी यूक्रेन को लगभग 3 साल की जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से नेटो और यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अब हमें हारते, लड़खड़ाते, मरते यूक्रेन का अंत देखने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को अब किसी भी कीमत पर सैन्य मदद नहीं देंगे। ब्रिटेन में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक में एड ऑर्नेल्ड ने साफ कहा कि यूरोप के भीतर तत्काल संकट ये होगा कि अमेरिका के बिना यूक्रेन को राजनयिक, सैन्य और मानवीय समर्थन कैसे जारी रखा जाए। आर्नोल्ड ने अमेरिकी मीडिया से साफ कहा कि अगर ट्रंप अपने पहले दिन यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो यूरोपीय लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि वो संभावित रूप से इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये अमेरिकी नीति में बदलाव का पहला परीक्षण होगा, जिसका अगले 4 वर्षों में नेटो पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य मदद करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी गंभीर खतरे को लेकर RUSI के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने साफ कहा कि बहुत दुख की बात है कि नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ विश्वासघात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। And the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price.
ट्रंप से यूक्रेन और नेटो इतने ज्यादा खौफ में क्यों है, जरा इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए। पहली तस्वीर में पुतिन से हाथ मिलाते ट्रंप है, जबकि दूसरी तस्वीर में उत्तर कोरिया के किम ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। ट्रंप शुरू से ही रूस और उत्तर कोरिया के करीबी है, जबकि नेटो के बाकी देश और यूक्रेन दोनों ही रूस और उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले थे। मीडिया के सामने ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ कहा कि आप भी हमारे दोस्त हैं और पुतिन भी मेरे जिगरी दोस्त हैं। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ ट्रंप यूक्रेन का साथ देंगे तो ये ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जरा देखिए ज़ेलेंस्की के सामने ट्रंप ने क्या कहा था। So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it. इधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन यूक्रेन के 1100 सैनिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के हमले में मारे जा रहे हैं। अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। ट्रंप ऐसे भी नेटो से खफा रहते हैं। हम आपको ट्रंप के वो बयान दिखाते हैं जिसमें ट्रंप ने नेटो पर जमकर गुस्सा निकाला था। ट्रंप ने क्यों कहा था नेटो पर हमला करे रूस? अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने बार-बार नेटो की आलोचना की थी और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो नेटो से अमेरिका को हटवा देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को बाहर निकलवाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ट्रंप नेटो को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा बोझ और बेकार का गठबंधन मानते हैं। फरवरी 2024 में ट्रंप ने नेटो पर कहा था कि वो रूस को नेटो के उन सभी देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो गठबंधन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे। उस वक्त बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे भयावह और बेतुका बताया था। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की और नेटो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप सरकार यूक्रेन की जंग में मदद करेगी और रूस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी? यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अक्टूबर महीने से ही नेटो के नए चीफ और ब्रिटेन के पीएम से मिलकर नई रणनीति पर बातचीत शुरू कर दी है। जरा 10 अक्टूबर 2024 की इन तस्वीरों को देखिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और नेटो के नए महासचिव मार्क रूटे मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग में नेटो के नए चीफ मार्क रूटे ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर ट्रंप जीतते हैं तो इससे रूस के खिलाफ युद्ध में गहरा असर पड़ सकता है। Really, stop worrying about a Trump presidency. We do not know who will win. I will work with Kamala Harris if she is chosen. I will work with Donald Trump when he will be chosen. अब ऐसे हालात में ये मानकर चलिए कि रूस अब किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा। पुतिन का सबसे बड़ा संकट दूर हो चुका है। बाइडेन सरकार हार गई है और ट्रंप सरकार 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी सत्ता संभाल लेगी। कुल मिलाकर यूक्रेन के लिए हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पुतिन और किम के सैनिक यूक्रेन पर डबल अटैक कर रहे हैं और इधर अमेरिका से मिल रहे घातक हथियार और अरबों डॉलर की जंगी खुराक को ट्रंप बंद करने जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में हालत ये हो गई है कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन का सरेंडर हर हाल में होगा।